प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पीडी यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। बच्चों, आज हम बात करेंगे प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2020-21 की। सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और ये क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट का। और आज के पहले वीडियो क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक सोल्व करेंगे और कल करेंगे 26 से लेकर 32 तक। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन शीत युद्ध के बारे में है और क्वेश्चन कह रहा है शीत युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें यहाँ असत्य कथन की पहचान करनी है। मतलब 3 कथन सही होंगे और एक असत्य होगा, गलत होगा, वो हमारा उत्तर होगा। तो पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। दूसरा ऑप्शन है यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। और तीसरा है शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू कर दी। बच्चों, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। बच्चों, ऐसा नहीं है। अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। वे विचारों के माध्यम से और अन्य देशों के माध्यम से आपसी संघर्ष कर रहे थे। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है और यही हमारा उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित कथन को सही करके पुनः लिखिए। क्वेश्चन में कहा है क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। तो यह गलत है और हमें इसे सही करना है। तो सही करने के लिए क्या करेंगे? क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। जॉन एफ कैनेडी थे। ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछ दिया कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे, तो निकिता ख्रुश्चेव थे। और इसी समय क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा के प्रधानमंत्री कौन थे, तो फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रतिकूलता के विरुद्ध निरंतरता किस छोटे यहूदी सियोनवादी राष्ट्र का सिद्धांत है? तो बच्चों, प्रतिकूलता के विरुद्ध निरंतरता इजराइल का सिद्धांत है, जो एक यहूदी देश है, छोटा सा देश है और दुनिया का एकमात्र यहूदी देश। क्वेश्चन नंबर 4 फरक्का विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो फरक्का विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर। गंगा रिवर आप जानते होंगे, उसके जल के बंटवारे को लेकर। हालांकि 1996 में जब एस.टी. देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उस समय एक समझौता भी हुआ था फरक्का को लेकर। तो फरक्का विवाद भारत और बांग्लादेश गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर। क्वेश्चन नंबर 5 है रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में डैश समझौता हुआ, तो शिमला समझौता हुआ है 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच। यह समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ और इस समझौते पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नेता जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। बच्चों, यह समझौता तब हुआ था, यानी कि इसके पहले 1 साल पहले 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध के अगले ईयर यह एक शांति समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित कथन के समक्ष सही या गलत को चिन्हित करें। क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है। तो यह गलत है। तो अगर इसको हम सही करेंगे तो क्या लिखना होगा? बच्चों, महासचिव वीटो का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि वीटो का प्रयोग वहाँ के स्थायी मेंबर करते हैं। सुरक्षा परिषद में जो 5 अस्थायी देश हैं ABCFR, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस, इनके पास वीटो पावर होता है। और वीटो का मतलब होता है निषेध का अधिकार, रोकने की शक्ति या मना करने की शक्ति। मतलब ये जो 5 देश हैं, किसी भी प्रस्ताव पर अगर 5 देश में से कोई भी एक देश असहमत है, राजी नहीं है, एग्री नहीं है, तो वह उसको एग्री नहीं करेगा, मना करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। इसका मतलब वह वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। इसलिए आप यह समझें कि वीटो का मतलब होता है निषेध का अधिकार या रोकने की शक्ति, मना करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 7 है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देना और दुनिया में शांति व्यवस्था कायम रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है
फिल इन द ब्लैंक है ये भी। स्वतंत्रता के बाद रजवाड़ों को भारतीय संघ में डैश के द्वारा शामिल किया गया, तो विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया। विलय पत्र को सहमति पत्र भी कहते हैं और इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहते हैं। बच्चों, देशी रजवाड़े जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल हो रहे थे, उसी दस्तावेज को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र या सहमति पत्र कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप लिखें। NITI नीति। नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यहाँ लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। यह भारत का थिंक टैंक है और इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और यह योजना आयोग के बदले में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन भी नीति आयोग से ही है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया। प्रथम उपाध्यक्ष, तो अरविंद पनगड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। यदि बात की जाए कि वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार, जो 1 सितंबर 2017 से हैं। यह है प्रेजेंट में और पास्ट के, पास्ट एंड फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में है। तो देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद किस प्रकार का निकाय है। तो बच्चों, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC एक कार्यकारी निकाय है, एक सलाहकारी निकाय भी है, यानी यह नीति आयोग को सलाह देता है। राष्ट्रीय विकास परिषद नीति आयोग को एडवाइस देता है, उनको सलाह देता है। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कैसे की गई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी भी होनी चाहिए। आप ध्यान से सुने, देश के विकास के लिए जो योजनाएं बनती हैं, प्लानिंग होता है, तो उस प्लान के निर्माण में राज्यों की भागीदारी भी होनी चाहिए। इसी विचार को लेकर एक प्रस्ताव के जरिए 6 अगस्त 1952 को केंद्र सरकार ने NDC राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 13 है, ताशकंद समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ। तो बच्चों, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, 10 जनवरी 1966 को हुआ है। ताशकंद उज्बेकिस्तान का शहर है जो उस समय सोवियत संघ में था, और ताशकंद समझौते पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के नेता अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। ताशकंद समझौता तब हुआ था जब उसके 1 साल पहले भारत और पाकिस्तान में 1965 में युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के बाद यह एक शांति समझौता था। जैसे कि आप जानते होंगे, प्रत्येक युद्ध के बाद उन देशों में एक शांति समझौता होता है, जैसे कि शिमला समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय संधि किस वर्ष की। तो भारत ने सोवियत संघ के साथ 1971 में यानी कि 1971 में 9 अगस्त को 20 वर्षीय संधि की। भारत ने यह संधि तब की जब अमेरिका, पाकिस्तान और चीन आपस में मिलने लगे थे। गुपचुप तरीके से इनके बीच इनके नेताओं का मिलना शुरू हुआ था। तो भारत ने अपने को मजबूत करने के लिए, अपने को सेफ करने के लिए सोवियत यूनियन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत की परमाणु नीति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ भी असत्य की पहचान करनी है। तो पहला पॉइंट क्या है, भारत अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। अगला है, भारत परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है, यह भी सही इन्फॉर्मेशन है। अगला है, परमाणु शस्त्र का प्रयोग करने की शक्ति सेना के हाथ में, यह इनकरेक्ट है। और चौथा है, परमाणु हथियारों का प्रयोग भारत पहले नहीं करेगा, यानी कि नो फर्स्ट, ये भी सही है। तो असत्य है ऑप्शन सी, परमाणु शस्त्र का प्रयोग करने की शक्ति सेना के हाथ में, जो लिखा हुआ है यह इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, असत्य है और हमें असत्य की पहचान करनी थी, इसलिए हमारा उत्तर सी बन जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में एक अथवा क्वेश्चन भी है, 1 अंक वाले में। बात करते हैं इसकी, पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा किस वर्ष की गई। तो पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा 1954 में की गई, 1954। 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत की घोषणा हुई है। पंचशील पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पंचशील का मतलब होता है 5 सिद्धांत, पंच मीन्स 5, शील मीन्स सिद्धांत।
तो पंचशील पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और चीन के नेता चाउ एन लाई ने हस्ताक्षर किए थे। और इसके जो 5 सिद्धांत हैं इस प्रकार हैं। पहला है एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, और दूसरा है एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, तीसरा है परस्पर सहयोग एवं लाभ की भावना रखना, और चौथा है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पालन करना, और पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। बच्चों यह क्वेश्चन कई बार इसका उत्तर लोग सुभाष चंद्र बोस लगाते हैं, कई किताबों में लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन अगर सही बात करें तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन रास बिहारी बोस ने किया है। बात करते हैं इसकी, यह सही इन्फॉर्मेशन है। रास बिहारी बोस 1942 में जापान की सहायता से जापान के शहर टोक्यो में रास बिहारी बोस ने INA इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस इसके सर्वोच्च कमांडर थे, और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार, जो भारत की एक अस्थायी सरकार थी, उसका गठन किया था 21 अक्टूबर 1943 को। तो रास बिहारी बोस इसके गठन करने वाले नेता थे, और INA का यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पैसेज बेस पर है, तो पैसेज वाला क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें इसे पढ़ना होता है और मेन पॉइंट पे निशान भी लगाना होता है। तो पहले पढ़ते हैं इसे। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है इसे। आज़ादी के बाद से श्रीलंका, इसे तब सिलोन के नाम से जाना जाता था, कि राजनीति पर बहुसंख्यक सिंगली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा रहा है। यह लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ हैं। तमिलों का बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा। सिंगली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंगली लोगों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षा पर भरे व्यवहार से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद को आवाज़ बुलंद हुई। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका को स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई। तो 1948। श्रीलंका की राजनीति किस समुदाय का दबदबा रहा था। तो सिंगली। और स्वतंत्रता के पूर्व श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था। सिलोन। और अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में किस प्रकार की राज्य व्यवस्था कायम है। तो लोकतंत्र। बच्चों श्रीलंका साउथ एशिया में है, दक्षिण एशिया में है, दक्षिण में है। एक क्वेश्चन आता है कि साउथ एशिया में, दक्षिण में यानी कि सार्क में किन 2 देशों में लोकतंत्र सफल है। तो भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यह क्वेश्चन भी पैसेज बेस पर ही है। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1946 में एक निकाय के रूप में की गई। इसका मुख्य कार्य बच्चों के लिए आपातकालीन निधि एकत्रित करना तथा संपूर्ण विश्व में उनके विकास के कार्यों में सहायता करना है। इसके अतिरिक्त यूनिसेफ विश्व के समस्त मामलों में बच्चों के स्वास्थ्य तथा उत्तम जीवन को सुनिश्चित करने वाले कार्यों में सहायता तथा प्रोत्साहन देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में अपने मुख्यालय के साथ यूनिसेफ विश्व के लगभग सभी देशों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। बच्चों यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिसेफ का कार्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों के लिए आपातकाल एकत्र करना, ये तो कार्य है, यहाँ कार्य नहीं पूछा गया है, ध्यान देना बच्चों। और दूसरा ऑप्शन है वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना। दूसरा ऑप्शन पर ध्यान दें, वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना। तीसरा है वैश्विक स्तर पर बच्चों के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। और डी है वैश्विक स्तर पर बच्चों के विकास का कार्यक्रम। तो ये बच्चों के लिए कार्य करता है, और ऑप्शन बी है श्रमिकों के लिए कार्य करना, ये इसका कार्य नहीं है, इसलिए उत्तर बी हो जाएगा। और कहीं कहीं लिखा होता है यूनिसेफ का मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यह भी सही है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 18.2। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 18.3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ भी असत्य की पहचान करनी है।
यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। यह सही इन्फॉर्मेशन है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है, यह भी सही है। यूनिसेफ विश्व के लगभग सभी देशों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, यह भी सही है। और डी है, यूनिसेफ विश्व व्यापार के नियम को तय करता है। यह इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, इनकरेक्ट है और हमें असत्य की पहचान करनी है, इसलिए हमारा उत्तर डी हो जाएगा। विश्व व्यापार के नियमों को WTO तय करता है बच्चों, है ना, यूनिसेफ नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18.4 है, यूनिसेफ की स्थापना डैश में हुई है, तो 1946 में हुई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैचिंग कराने वाला एक क्वेश्चन है। पहला है मिखाइल गोर्बाचेव और उसके दाएं मैचिंग कराना है। तो मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव सुधारों की शुरुआत करने वाले एक नेता थे। अब है रूस, तो रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। और 3 में है बोरिस येल्त्सिन, तो बोरिस येल्त्सिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति थे। और चौथा है वर्षा, और इधर संधि है, तो वर्षा एक सैनिक संधि था सोवियत संघ का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 2 अंक वाले ये भी क्वेश्चन है, इनको मैंने हैंड रिटन नोट्स बना दिया है ताकि बच्चों को लिखने और पढ़ने समझने में आसानी हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत को सत्ता के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने वाले 2 कारण लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सत्ता का एक नया केंद्र है, इसके समर्थन में 2 कारण लिखें। बच्चों यह क्वेश्चन 2 और 4 और 6 अंक में भी आ सकता है, इसलिए हमने 2 से ज़्यादा कारण लिखे हैं, आप इनको देख लें। पहला पॉइंट मैंने दिया है भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। पॉइंट नंबर 2 है भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता यानी कि निर्माता देश है। और तीसरा ऑप्शन खाद्य पदार्थ एवं कृषि उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। और चौथा ऑप्शन भारत विश्व की बड़ी सैन्य शक्ति है और परमाणु शक्ति संपन्न देश है। और पॉइंट नंबर 5 है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और श्रम शक्ति में भारत का दूसरा स्थान है। तो भारत में इतनी सारी क्वालिटी है, इसलिए भारत 21वीं सदी का एक उभरता हुआ देश है, उदयमान देश है और सत्ता का एक नया केंद्र के रूप में भी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे 2 प्रांतों का नाम लिखिए जिनका विभाजन ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के साथ हुआ। केवल 2 ही प्रांतों का विभाजन का कारण क्या था? तो बच्चों पंजाब और बंगाल ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के साथ इनका विभाजन हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान 2 जगह बनाए जाने थे। इन दोनों प्रांतों में मुस्लिम अपेक्षाकृत ज़्यादा थे और ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ इन प्रांतों में सभी जगह मुस्लिम ही हों। पंजाब के पश्चिमी हिस्से में मुस्लिम आबादी अधिक थी और बाकी हिस्सों में गैर मुस्लिम आबादी थी। इसी तरह बंगाल के पूर्वी हिस्से में मुस्लिम आबादी अधिक थी और अन्य हिस्सों में गैर मुस्लिम लोग भी थे। इसलिए इन दोनों प्रांतों का धर्म के आधार पर, धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर विभाजन किया गया, क्योंकि मुस्लिम आबादी जिस तरफ थी उस क्षेत्र को पाकिस्तान तरफ दे दिया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है, तीसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की किन्हीं 2 विशेषताओं के। तो बच्चों तीसरा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान 1990 के दशक से शुरू होता है, यानी 1990 के दशक के बाद 1991 से, जब देश में LPG आया। 1991 लिखें और LPG लिखें। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो इसकी विशेषता है पहला विशेषता युवाओं की भागीदारी और दूसरा विशेषता है योग्यतम की उत्तरजीविता। LPG आने से देश के सभी क्षेत्रों में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, समाज में, सब जगह कंपटीशन का दौर शुरू हो गया और इसमें उन्हीं का अस्तित्व रह सकता है जो योग्यतम होंगे, इसलिए लिखा हुआ है योग्यतम की उत्तरजीविता। हमने लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के बारे में एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप वहाँ विस्तार से इसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 22 में 8वां नंबर क्वेश्चन है, शाह जांच आयोग का गठन क्यों किया गया, इसके 2 कारण लिखे। तो बच्चों शाह जांच आयोग का गठन 28 मई 1977 को
तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार यानी कि मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था। इसके अध्यक्ष थे जे.सी. शाह, भारत के पूर्व सीजेआई यानी कि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश। जे.सी. शाह का पूरा नाम है जयंतीलाल छोटेलाल शाह। और जांच आयोग गठन करने के कारण यह था कि आपातकाल की घोषणा करना उचित था या अनुचित, इसकी जांच करना। और दूसरा कारण आपातकाल के दौरान की गई गड़बड़ियों ज्यादतियों की जांच करना। ये दो कारण थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। कह रहा है कोई दो तर्क देकर स्पष्ट कीजिए कि गुटनिरपेक्षता की नीति भारत को सीधा लाभ कैसे हुआ। नेम नॉन अलाइन मूवमेंट की नीति से, गुटनिरपेक्षता की नीति से भारत को सीधा लाभ कैसे हुआ, दो तर्क दीजिए। तो बात करते हैं इसकी। उस दौरान गुटनिरपेक्षता की नीति यानी कि जो भारत दोनों महाशक्तियों से अलग रहा तो भारत को क्या क्या लाभ हुआ, ये पूछा गया है। तो भारत अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता को बनाए रखा। सबसे बड़ा लाभ हुआ कि भारत अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता को बनाए रखा, क्योंकि भारत किसी भी एक महाशक्ति के साथ जाता तो उसकी संप्रभुता की शक्ति में कमी आती और शायद वह किसी का उपनिवेश बन जाता, किसी का गुलाम बन जाता। अगला पॉइंट है अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन भी करे भारत ने किया। और तीसरा पॉइंट है सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम में इस्पात कारखाना लगाया गया। मतलब भारत को आर्थिक और तकनीकी सहायता मिली महाशक्ति से, सोवियत संघ से। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी सोवियत संघ से भारत को सहायता मिली है। और अगला पॉइंट है 1962 में चीन के आक्रमण जब हुआ था भारत पर, उस समय अमेरिका ने भारत को सहयोग की पहल की थी। और छठा पॉइंट है इसका 1965 के बाद यानी कि 1965 टू 1967 जब देश में खाद्य संकट आ गया था तो उस समय अमेरिका से खाद्य पदार्थों का मिलना, ये भी एक फ़ायदे की बात है। और क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम आम चुनाव को आयोजित कराने में आई किन्हीं 4 बाधाओं का वर्णन करें। कह रहा है कि भारत में जब पहली बार चुनाव आयोजित कराया गया 1951-52 में तो कौन सी 4 समस्याएं आई थी, उनका नाम लिखें, उनका व्याख्या करें, वर्णन करें। तो पहला पॉइंट होगा, पहली समस्या चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन की समस्या। चुनाव क्षेत्रों के सीमांकन की समस्या इसलिए समस्या थी कि देश को कितने भागों में बांटा जाए, कितने लोकसभा क्षेत्रों में बांटा जाए और कितने एक राज्य में कितने विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाए, इसकी समस्या थी। चूँकि देश में चुनाव पहला था, कितनी आबादी को इकट्ठा किया जाए और एक क्षेत्र कैसे बनाया जाए, ये बड़ी समस्या थी। दूसरी समस्या थी मतदाता सूची तैयार करने की समस्या। देश की आबादी में 17 करोड़ मतदाता थे और उनके घरों तक जाना, सबका नाम पता लिख कर आना एक समस्या थी। इतनी बड़ी लिस्ट बनानी थी तो मतदाता सूची बनाने की समस्या थी। तीसरी समस्या मतदाता सूची के पुनर्वलोकन की समस्या। बच्चों, मतदाता सूची तो बन गई थी लेकिन उसमें महिलाओं के नाम रह गए थे, महिलाओं के नाम नहीं लिखे गए थे। महिलाओं के बदले अलान की बीबी, फलां की बहन लिख दिया गया था या फलां की बेटी। चुनाव आयोग ने जब देखा तो कहा कि आप फिर से इनका सुधार करके आएँ। मतलब कर्मचारियों को उन घरों तक फिर से जाना था जहाँ जहाँ से वे नाम लिख कर आए थे। यह काम ठीक वैसा ही था जैसे माउंटेन एवरेस्ट से उतर जाना और फिर चढ़ के फिर उतर कर आना। तो एक बड़ी समस्या थी। और चौथी समस्या थी धन की कमी। देश गरीब था और उस समय तक लोकतंत्र उन्हीं देशों में सफल था जहाँ धन की कमी नहीं थी। और निरक्षरता भी एक समस्या थी। आप चाहें तो यहाँ लिख लेना पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट, निरक्षरता। उस समय तक लोकतंत्र उन्हीं देशों में सफल था जहाँ साक्षर लोग अधिक थे। और सबसे बड़ी समस्या थी, एक और समस्या थी प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी या प्रशिक्षकों की कमी। देश के कर्मचारियों को ट्रेंड कैसे करना था, इलेक्शन कराने की जो प्रक्रिया होती है उसका प्रशिक्षण देना, और जो प्रशिक्षण देंगे उस प्रशिक्षकों की भी कमी थी। और क्वेश्चन नंबर 25 है 1967 के चुनाव परिणामों को राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी है। क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ तो इसे राजनीतिक भूकंप क्यों कहा गया है। बात करते हैं इसकी। 1967 के फरवरी माह में चौथा आम चुनाव हुआ। कांग्रेस पार्टी को पहली बार उत्तरी भारत में 7 राज्यों में राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा
और दक्षिण भारत में केरल और मद्रास प्रांतों में हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि लोकसभा में कांग्रेस को 520 में से 283 सीटें ही मिली, यानी कि मतलब जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो कांग्रेस को मिल गया, लेकिन इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए। इसके पहले कांग्रेस पार्टी को ना तो इतनी कम सीटें मिली थी और ना ही कभी इतने कम वोट मिले थे। इसलिए राजनीतिक परीक्षकों ने इसे कांग्रेस के लिए राजनीतिक भूकंप कहा, क्योंकि पहली बार कांग्रेस 9 राज्यों में चुनाव हार गई थी और केंद्रीय कैबिनेट के आधे से अधिक मंत्री हार गए थे। तो इसको कांग्रेस के लिए राजनीतिक भूकंप कहा गया, क्योंकि कांग्रेस की जमीन हिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा है। यह क्वेश्चन कह रहा है 1967 के आम चुनाव के समय भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें। तो 1967 इनके चौथा आम चुनाव के समय जो भारत के राजनीतिक और आर्थिक हालात थे उसके बारे में बात करनी है। चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ है। इस समय देश आर्थिक संकट से परेशान था। देश में गंभीर आर्थिक संकट था, क्योंकि उस समय मानसून की असफलता थी, मानसून कम हुआ था, सूखे की समस्या, इससे कृषि पैदावार में कमी आ गई थी। तो जब मानसून कम होगा तो उत्पादन कम होंगे खाद्य पदार्थों का, और खाद्य पदार्थों का उत्पादन कम होगा तो देश में खाद्य संकट आ जाएगा, और जब खाद्य संकट होगा तो विदेशों से खाद्य पदार्थ मंगाने पड़ेंगे, तो विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आएगी और औद्योगिक उत्पादन में भी कमी आ जाएगी। मतलब जो चीज़ें कृषि से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं से जो वस्तुएं बनती हैं उनमें भी कमी आएगी, और निर्यात में भी कमी, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश। सैन्य खर्चों में भारी वृद्धि हो गई थी, क्योंकि 1965 का युद्ध हुआ था, उसके पहले 1962 में युद्ध हुआ था, तो सैनिक के साजो सामानों पर खर्च अधिक हो रहे थे। तो ये सब आर्थिक कारण थे। मानसून की असफलता, सूखे की समस्या, कृषि पैदावार में कमी, खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और औद्योगिक उत्पादन में कमी, निर्यात में कमी और सैन्य खर्चों में भारी वृद्धि। तो बच्चों, इन सारी समस्याओं से देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी। इसके साथ ही इंदिरा गांधी का एक फैसला भी आर्थिक संकट खड़ा किया। वो फैसला था रुपये का अवमूल्यन करना, यानी कि अब तक एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये थी, जो बढ़कर अब 7 रुपये हो गई थी। इसको लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव में आकर रुपयों का अवमूल्यन किया है। इससे देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई, यानी कि पैसा का मूल्य घट गया था। बेरोजगारी में वृद्धि हो गई। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। और बात करते हैं राजनीतिक स्थिति की, तो राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी नेता थे, उनके नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद के तहत कांग्रेस विरोधी पार्टियां एक मंच पर आ गई और कुछ राज्यों में कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को 9 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा और उसे लोकसभा में भी पहले की तरह अधिक सीटें नहीं मिली। इंदिरा गांधी के कैबिनेट के आधे से अधिक मंत्री हार गए थे और इसको परीक्षकों ने कांग्रेस के लिए राजनीतिक भूकंप कहा था। तो ये था बच्चों 1967 के चुनाव में समय देश के आर्थिक और राजनीतिक हालात। और क्वेश्चन नंबर 25 पूरा हुआ और कल की वीडियो में 26 से लेकर 32 की बात करेंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।